सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आरो भाग 2 जो कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है, पद्य खंड की व्याख्या हम देख चुके थे। आज हम गद्य खंड की महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 और किसी भी वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से पार्ट आपके गद्य के हैं पहले वो देख लेते हैं। देखिए, पाठ 11 की हम देखेंगे महादेव वर्मा, 12 जैनेन्द्र कुमार, 13 धर्मवीर भारती, 14 फणेश्वर नाथ रेणु, 16 रजिया सज्जा जहीर और 17 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन सब पाठों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है बार बार। और आप इन व्याख्याओं को या तो अपनी जो किताब पुस्तक को खोल लें, उनके निशान लगा लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप उचित समझे वैसा कर लें और इनकी अच्छी तरह से तैयारी करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 हिंदी साहित्य कक्षा 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल पर करवा दिया गया है। देखते हैं, सबसे पहले जो 11वां पार्ट है महादेव वर्मा और भक्ति ने इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो लगा रखा है उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख लेते हैं। देखिए, महादेव वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का जो पार्ट है बाजार दर्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनसे कोई बड़ा प्रश्न भी बन सकता है, व्याख्या भी बन सकती है। इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। तो पहली व्याख्या देखेंगे। पहली व्याख्या है, आपको टाइम भी मिलेगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि जब कोई जिज्ञासु से इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक, ये वाली है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो भक्तिन है महादेव वर्मा के साथ वो रहना चाहती है। जब उसके साथ बिताए गए समय को पूछती है तो वर्षों में वो अंकित कर देती है, जिससे उनकी आयु भी छोटी पड़ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि भक्तिन का महादेव वर्मा के प्रति जो भाव है वो अनन्य भक्ति का भाव है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी व्याख्या देखेंगे कि भक्तिन की सेवक धर्म में हनुमान से तुलना की गई है, अर्थात हनुमान जी जैसे भगवान श्री राम की सेवा करते थे वैसे ही भक्तिन जो है महादेव वर्मा की सेवा करती है। तो इस प्रकार ये देखिए, ये कुछ उसके पहले परिच्छेद की ये व्याख्या है कि किस प्रकार उसका मूल नाम था। मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये व्याख्याएं केवल व्याख्या की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई निबंधात्मक प्रश्न या कोई प्रश्न बनेगा तो उसकी भी प्रबल संभावना रहेगी कि इन्हीं व्याख्याओं में से कोई प्रश्न बन जाएगा। इसलिए आप ये ना समझे कि ये व्याख्या ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। ये मान लीजिए कि ये पूरा सार है पाठ का। तीसरी देखिए, जो व्याख्या है ये अप्रत्याशित अनुग्रह, यानी जब उसकी सास ने कहा कि अपने पियर चली जाओ और वहां जाकर के अपने पिता से मिल के आओ, तो उसे ये अप्रत्याशित अनुग्रह लगा। उसने इसकी आशा नहीं की थी कि कोई उसको ससुराल से पियर भेजेगा, लेकिन इसके पीछे उसके पिता की मृत्यु थी, जो न तो सास ने उसको समय पे भेजा, न वहाँ जो उसकी सौतेली माँ थी उसने उसको वहाँ जो है ढंग से व्यवहार किया। तो ये उसका वर्णन है। चौथी देखिए, ये जीवन का दूसरा परिच्छेद है जिसमें उसने जो अपनी बेटी की जो शादी करवा दी थी उस गेहूं रंग की, इसमें देखो जो अपने सास और जिठानियों के साथ जो उसका मतभेद था कि उसने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया था, इसका यहाँ वर्णन किया गया। पांचवा देखिए, इस दंड विधान के भीतर कोई धारा नहीं थी, यानी खोटे सिक्कों की टकसाल, पुत्र उस भक्तिन ने जन्म नहीं दिया था पुत्र को, इसलिए उसको खोटे सिक्कों की टकसाल कही, लेकिन पति का प्रेम उसको बराबर मिला, ये यहाँ बताया गया है। छठा देखिए, अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। जो उसकी बड़ी लड़की थी उसके बारे में ये है कि जो एक तीतर लड़ाने वाला जो लड़का था वो जबरदस्ती
उसको कोठरी में ले जाता है और इस प्रकार बदनाम करता है और उसको दामाद बना करके गले बांध दिया जाता है। तो ये वहाँ का वर्णन है। सातवां देखिए, 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत। तो ये महादेवी वर्मा की वहाँ यो भक्तिन आ चुकी है और किस प्रकार वो रसोई में एक लक्ष्मण रेखा खींचती है और उसका क्या व्यवहार है वो यहाँ बताया गया है। 8वां देखिए, भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है ये, यानी पैसे वगैरह वो चुरा करके व्यवस्थित कर देती थी और किसी भी बात पर अगर उससे बात करे तो वो शास्त्रार्थ के लिए भी चुनौती दे देती थी। ऐसा ये गद्यांश है। फिर देखिए, वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो महादेवी वर्मा जो लेखन कार्य करती थी उसमें भी वो मदद करती थी। भले ही वो अनपढ़ थी लेकिन इशारा मिलते ही वो उसका पूरा ध्यान रखती थी। तो ये उसका वर्णन है। 10वां देखिए कि मेरे पास जहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। तो यानी जब महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे पास जो है रुपया नहीं है, तो उसने कहा कि जो मेरे पास जो पैसा मैंने जो है गार्ड रखा है वो मैं ला करके दे दूंगी। तो इस प्रकार का मतलब एक तुच्छ सेवक होते हुए भी भक्तिन ने अपनी जो मालकिन थी उसको किस प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश की। 11वीं देखिए कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। ये भी उसी संबंध में है कि किस प्रकार गड्ढा रुपया वो आ रहा है। बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया था। भक्तिन के बीच स्वामी सेवा का संबंध है नहीं है, ये कहना कठिन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। यहाँ देखिए, गद्यांश पढ़ते आपको पता चलना चाहिए कि महादेवी वर्मा को जो जेल जाने की जो बातें सुनी भक्तिन ने, तब जो उसका व्यवहार था कि वो भी जेल में जाएगी, जबकि महादेवी वर्मा जानती थी कि जेल में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये उस संबंध में है। फिर देखिए, अगला पाठ जो था अपना 12वां पाठ, जैनेन्द्र का बाजार दर्शन। इसकी पहली व्याख्या देखेंगे, पैसा पावर है, यानी पैसे के बारे में। बाजार जो है पैसे के, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, पैसा का पावर होता है, बाजार का दुरुपयोग करता है, इसके बारे में ये बताया है। 15वां देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आमंत्रण मूक होता है। बाजार का आमंत्रण वो बता रहा है कि किस प्रकार चकाचौंध होती है कि जो खरीदार है वो उसमें उलझ जाता है, जो चीज़ें आवश्यक नहीं है वही खरीद लेता है। 16वां देखिए, ये बोर्ड सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा था कि बाजार में एक जादू है, जादू आंख की राह काम करता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाजार जैसे जादूगर जादू दिखाता है वैसे ये अपनी जाल में उसको फंसा देता है और जो नहीं चाहिए वो भी वो खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। बोर्ड सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा था। 17वां अगर हम देखेंगे कि आप अगर उस बाजार से कैसे बच सकते हैं, यानी आपका मन खाली नहीं होना चाहिए तो बच सकते हैं। फिर 18वां देखिए कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये तो अपने ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। तो इसके बारे में ये बताया कि इच्छाओं को कौन रोक सका, अर्थात कोई नहीं रोक सका है, तो उसके बारे में लिखेंगे। 19वां जो चूरण वाले भगत जी थे, संतोषी सदा सुखी, तो ये उनके बारे में है कि कभी भी उन्होंने ज़्यादा लालच नहीं किया। 20वां देखिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति, यानी हर आदमी चाहता है कि भाई किसी कार वाले को देख करके वो सोचता है कि मुझे भी ऐसी मिल जाए, मैं कहाँ पैदा हो गया, इस प्रकार का ये अंश है। और यहाँ फिर भगत जी के बारे में कहा गया कि उनको जो बाजार से जो चाहिए वही उसका उपयोग करते हैं, अनावश्यक चीज़ें वो नहीं खरीदते हैं। बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया था। 22वां देखिए, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आगे अपना
पाठ है धर्मवीर भारती काले मेघ का पानी दे संस्मरण है। 23वां देखिए, जो विज्ञान का छात्र था लेखक और इन ढकोसलों को नहीं मानता था, अंधविश्वास को नहीं मानता था, तो जो मेंढक मंडली ये इंद्रसेना थी, जब पानी नहीं बरसता था तो वो लोगों से पानी का अर्घ्य चढ़ाने के लिए उनके घरों के सामने जाती थी, तो ये उसके बारे में है। फिर जो अनावृष्टि होती थी उसके बारे में बता रखा कि कैसे अनावृष्टि होती है, मिट्टी कैसे सूख जाती है। सप्लीमेंट्री 2017 और 2015 में पूछा गया था। ये पुनः उसी काले मेघ का पानी दे का अंश है कि हम अंग्रेजों के गुलाम भी अंधविश्वास के कारण बने। 26वां, यहाँ जब जीजी ने उसको कहा कि भाई उस मेंढक मंडली या इंद्रसेना पर पानी की बाल्टी डालो, तो उसने मना कर दिया था, तो जीजी ने वो बाल्टी डाली, लेकिन लेखक नाराज हो गया क्योंकि वो अंधविश्वास मानता था इसे। तो जीजी ने उसको जो उत्तर दिया वो यहाँ बताया कि त्याग क्या होता है। सप्लीमेंट्री बोर्ड 2013 में पूछा गया था। फिर यहाँ भी देखिए त्याग का महत्व बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो संदर्भ है वो संदर्भ बदल चुके हैं, तो ये स्थितियां कब बदलेगी ऐसा लेखक ने यहाँ विचार व्यक्त किया है। यहाँ वो जीजी कह रही कि मैं तो पढ़ी हुई हूं नहीं, लेकिन वो उसी त्याग का महत्व यहाँ बता रही है कि जिस प्रकार खेत में बीज डालते फिर फसल होती है, तो पानी की बाल्टी यदि मेंढक मंडली पर डालेंगे तो पानी बरसेगा। फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक की कहानी, ये बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है। इसकी पहली व्याख्या देखेंगे, जाड़े का दिन था, बिल्कुल जो गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित था ना, उसका यहाँ वर्णन है। फिर वही सियारों का क्रंदन, सियार और जो कुत्ते होते हैं ऐसे माना जाता है कि ये कोई अनहोनी होती है तो ये भौंक करके बता देते हैं। तो चूंकि मलेरिया और हैजा का प्रकोप गांव पर था तो मृत्यु तो होती थी, रोज सुबह कोई ना कोई मरता था। ये जो पहलवान है उसने चांद सिंह को कैसे हराया था उसके बारे में यह है, बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। 33वें में भी वही चांद सिंह और जो पहलवान है उसकी दोनों की प्रतिद्वंदिता जो चल रही थी, पहलवानी जो चल रही थी उसके बारे में है ये फिर यहाँ बताया है कि पहलवान के दोनों लड़के भी कैसे राज दरबार के पहलवान घोषित हो गए थे और वो क्या क्या उनको शिक्षा देता था। ये उस मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव जो डरावना गांव हो गया था क्योंकि कोई ना कोई अनहोनी होती थी, लेकिन जो पहलवान की ढोलक लुट्टन सिंह पहलवान की वो कभी बंद नहीं होती थी, लोगों में वो संजीवनी शक्ति भरती थी। और ये यहाँ राजा साहब मर गए, राजा साहब का बेटा आ गया और उसने घोड़ों की रेस लागू कर दी, पहलवानी बंद कर दी। और यहाँ अंत में जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इसके बारे में बताया कि उसकी अदम्य जिजीविषा शक्ति जो थी वो मृत्यु तक बनी रही। बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया था ये। 16वां जो पार्ट है रजिया सज्जा जहीर का नमक कहानी। ये देखिए कीर्तन में जो सिख बीवी थी और जो सफिया थी वो दोनों बातें कर रही है और वो किस प्रकार अपने शहर लाहौर के बारे में बताती है कि उसका वतन तो लाहौर है। यहाँ सफिया देखिए लाहौर चली गई है और वहाँ पर अपने परिवार के साथ वो रह रही है, 15 दिन निकाल दिए उसने। यहाँ जो सफिया का भाई है वो उसको कहता है कि भाई तुम नमक नहीं ले जा सकती क्योंकि ये कानूनन अपराध है, इस पर रोक है। तो उन दोनों की जो बातें हो रही थी
वो बता रहा है कि भाई साहित्य, अदीब कहते हैं साहित्यकार, साहित्यकार जो होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, पागल टाइप। 41वां देखिए, अब साफिया का जो गुस्सा उतर चुका था, यानी नमक कैसे ले जाना है उसके बारे में वो सोच रही है। किन्नू की टोकरी के नीचे दबा के ले जाना है या फिर कैसे ले जाना उसके बारे में है। ये उसी रात का वर्णन है जब वो ये सोचते सोचते सो गई थी और सपने में उसको जो है वो सिख बीवी नजर आई थी, वो लाहौर का किला नजर आया था, ये सारी है, माता पिता दिखे थे उसके। अब वो कस्टम अधिकारी के पास आ गई है, वो सामान चेक करवा रही है और उसने ये निश्चय किया कि जो मोहब्बत का तोहफा है वो चोरी छुपे नहीं जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर के बोले, तो ये जो बंगाल के जो वो अधिकारी थे उन्होंने भी उसको जो है जाने दिया, उसके बारे में ये वर्णन है। 17वां हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फूल ललित निबंध है। यहाँ देखिए अलग अलग तुलना कर रहा है कि पलाश 15-20 दिन के लिए फूलता है, लेकिन जो सीरीज है ये पूरी गर्मी में खिला रहता है, तो अलग अलग तुलना की गई है। सीरीज के फूल और फलों के बारे में ये बता रहा है, कवियों ने किस प्रकार उसका वर्णन किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आया है वो जाएगा, ये संसार के दो प्रामाणिक सत्य हैं। ये सीरीज के बारे में है और सीरीज जो है ऐसा हजरत है जो वायुमंडल से रस खींचता है, क्योंकि गर्मी में तो तेज धूप होती है, अवधूत की तरह उसको बताया है। ये एक कवि कालिदास और उसके बारे में बताया है। ये अंतिम बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी को अवधूत का है, सीरीज का है, और उनके कारण ही आज़ादी में जो योगदान था उसको यहाँ कवि ने, लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 50 व्याख्याएं हैं, व्याख्याएं भले ज़्यादा है लेकिन आपके छोटे प्रश्न, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न भी इन्हीं में से जो है, अगर आप इनको हल कर लोगे तो काफ़ी कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।